Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today we are study the chapter number 4 moving charge and magnetism. वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि भाई आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में आपने क्या स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में आपने पूरे के पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग आपने स्टडी किया। देन आपने स्टैंडर्ड 11th में भी आपने एक फील्ड स्टडी की थी, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अब आप स्टडी करने वाले हो एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या रहा है, अभी तक आपने 2 फील्ड एक स्टडी कर ली। आपके फिजिक्स में 3 फील्ड आपको स्टडी करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड, देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक आपने 2 फील्ड आपने स्टडी कर ली है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देन आफ्टर ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो दोनों का सोर्स भी आपको मालूम होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन सा है कि भाई मास पार्टिकल। कोई भी एलिमेंट के पास मास होता है तो वो क्या कर सकती है, उसकी अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना सकती है। ठीक है, तो वो फोर्स किसको लगाएगी, वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बनाई हुई है तो वो फोर्स किसको लगाएगी, एक दूसरा मास पार्टिकल्स को। ठीक है, तो वो एक फोर्स भी एक दूसरा मास पार्टिकल पे लगा सकती है। जैसे कि मेरे पास एक मास पार्टिकल्स अवेलेबल है और हमारे अर्थ के पास भी एक मास पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो अर्थ क्या करेगी, उसको अपनी तरफ वो खींच लेगी। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और फोर्स भी आपको मालूम है F=G m1m2/r², ऐसा उसका इक्वेशन था। और G क्या थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थी। ओके, देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग हमने स्टडी किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या था, एक चार्ज पार्टिकल। कोई भी आपका कोई भी बॉडी के पास एक चार्ज होगा तो उसके अराउंड क्या बना लेगा, अपना इफेक्ट बना लेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या करेगा, अपनी अराउंड वो एक इफेक्ट बना लेगा। क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है, तो दोनों क्या करती है, अपनी अराउंड एक फील्ड बना सकती है। देन पर वो अपने दोनों को अपनी तरफ वो खींच लेती है। कौन सा फोर्स लगेगा वहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है तो वहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट रिक्वायरमेंट है, बिना कॉन्टेक्ट ही वो एक दूसरे अपने नियर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या अवेलेबल है, कि फील्ड अवेलेबल है। क्या है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड अवेलेबल थी। जैसे कि हमारे पास एक मास एलिमेंट था तो मास एलिमेंट एक डाउनवर्ड की तरफ चला गया है। क्यों, क्योंकि उसकी अराउंड क्या अवेलेबल है, ग्रेविटेशनल फील्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो बिना कॉन्टेक्ट ही अपनी तरफ वो खींच लेगी अर्थ। और जैसे ही यहाँ पे चार्ज अवेलेबल था तो वो बिना कॉन्टेक्ट के दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी, क्या तो को पुल कर देगी या तो पुश कर देगी। ठीक है, ओके, इसके बारे में आपने स्टडी किया था। ओके, देन आफ्टर अभी आपको स्टडी करना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो किसको इफेक्ट करती है, उसे भी आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल किसने फाइंड आउट की, एक ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट था, उसने फाइंड आउट की। उसने क्या किया कि भाई यहाँ पे उसने कोई एक क्लोज सर्किट थी यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी आपकी जो क्लोज आपके पास कोई कंडक्टर अवेलेबल है, कोई भी एक क्लोज कंडक्टर अवेलेबल है, कोई एक सर्किट, एक सिंपल सा एक तार आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो सिंपल सा तार को आपने क्या कर दिया, एक क्लोज लूप में आपने बना दिया। ओके, वो एक सिंपल सा तार एक कंडक्टर का बना हुआ था, तो उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। भाई जिसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो आपका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। ठीक है, ओके, तो उसका टोटल चार्ज आपके पास 0 था। देन पर आपने क्या किया, उसको बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया। तो बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करने लगेगा, भाई फ्लो करने लगेगा, स्टार्ट करने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट होता है, वो भी आपको मालूम है। तो करंट की डायरेक्शन क्या आती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, मींस के पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो वैसे ही वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया और ये बाजू में से कोई एक चार्ज पार्टिकल एक v वेलोसिटी के साथ आते हैं। तो v वेलोसिटी के साथ एक चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल जाना चाहता था एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा था, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करने लगेगा, यहाँ से एक बेंड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो जाना चाहता था एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक ऐसे मुड़ गया। कोई भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था और एक मूड जाता है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उस पे पर कोई एक फोर्स लगा रही है, कोई भी एक क्वांटिटी उस पे एक फोर्स लगा रही है। वो फोर्स लगा रही है, इसलिए उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ऐसा हमने किस में स्टडी किया था, स्टैंडर्ड 11th में, इनर्शिया में। इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी एलिमेंट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है, और कब तक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जब तक उस पर ऊपर कोई एक दूसरा फोर्स का इफेक्ट नहीं लगेगा तब तक। ठीक है, बट यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये चार्ज पार्टिकल के स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे यहाँ पे हमने करंट का फ्लो करवाया तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे मुड़ गया।
अगर वो एक चार्ज पार्टिकल्स मुड़ जाता तो अपनी उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, और डायरेक्शन क्यों चेंज हुई होगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कोई भी का क्वांटिटी उस पर कोई फोर्स लगा रही है, वो फोर्स लगा रही है, वो फोर्स का इफेक्ट से वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे वो मुड़ गया, क्या है। तो वो जो अफेक्ट हुआ वो किसने अफेक्ट लगाया, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में स्टडी किया, वो सभी कौन से रिस्पेक्ट में थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफरेंट लोकेशन पे हमने देखा इक्वेशन उसका, तो डिफरेंट लोकेशन पे, और अगर हमने सोर्स को चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमारा एक पॉइंट चार्ज का इक्वेशन था E=kq/r², और दूसरा हमारे पास इसका हमारा चार्ज को एक कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कोई दूसरा आ रही थी। जहाँ पर हमारा चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कोई दूसरी मिल रही थी। जहाँ पर स्फेरिकल सेल में भी दूसरी मिल रही थी, स्फेरिकल सेल के इनसाइड आउटसाइड ऑन दी सरफेस, जैसे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा सॉलिड में, तो उसका भी हमने इक्वेशन देखा कि भाई इनसाइड का डिफरेंट था, ऑन दी सरफेस का डिफरेंट था, और आउटसाइड का डिफरेंट था। हम डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लोकेशन कंसिडर करते थे, और वहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। वैसे ही हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फाइंड आउट कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पर हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो हमारे इस चैप्टर में हमको क्या फाइंड आउट करना है, सभी लोकेशन पे डिफरेंट लोकेशन पे, और आपको एक डिफरेंट फॉर्म में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा, वैसे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इस्टेब्लिश हुई, वो एक ओस्टर नाम का साइंटिस्ट को इस्टेब्लिश हुई। उसने क्या कर रहा था वो, कि भाई उसने देखा कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स था ओनली फॉर एक वन चार्ज पार्टिकल, तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बनता है। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को इसके फोर्स लगाती है, एक F=q जितना फोर्स लगाती थी, वो भी आपको मालूम है। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसी कोई एक क्लोज लूप अवेलेबल थी, वो क्लोज लूप में एक क्लोज लूप मिसके एक कंडक्टर की वो थी, ठीक है। तो उसका टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज उसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इतना नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होने वाला है, मिसके प्रोटॉन होगा। चला या, क्योंकि एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर कोई मटेरियल की बनी हुई होगी, और मटेरियल को हम ब्रोक करेंगे तो हमको मोलिक्यूल्स फाइंड आउट हो गए, और मोलिक्यूल्स में एटम, और एटम का नेट चार्ज था 0, इसलिए उसका भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है। उसका टोटल चार्ज 0 है, इसलिए वो क्या कर सकती है भाई, उसको वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती है। चला है, उसका टोटल चार्ज 0 है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, और बैटरी लगा के हमने इसमें से जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से एक एसी करंट मिस के यहाँ पे एक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। एक करंट की डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दी है, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बीच में कोई भी जगह पे आपने एक यहाँ पे बैटरी लगा दिया है। ओके भाई, पहले तो हमको ये मालूम है कि भाई ये जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर का टोटल चार्ज तो 0 है, इसलिए वो क्या नहीं बना सकती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती है। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बना सकती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी और नहीं बना सकती है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। इसलिए हमने मान लिया कि भाई वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत सा कम है, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज ही 0 है ना, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगी भाई, नॉट अफेक्टेड होगी। यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे एक चार्ज अवेलेबल था, और उसके पास v वेलोसिटी अवेलेबल थी। वो चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाना चाहता था, बट हमने देखा कि भाई ये चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाना चाहता था, बट यहाँ पे एक करंट का फ्लो हो रहा था, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसा मुड़ गया। मिसके उसने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो आपको मालूम है कि भाई चैप्टर मिसके हमने स्टैंडर्ड 11 में स्टडी किया था इनर्शिया के रिगार्डिंग, कि भाई इनर्शिया हमारा 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमने क्या स्टडी किया था कि भाई जब भी कोई एलिमेंट कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वही डायरेक्शन में वो जाएगा जहाँ तक उसमें कोई मिस के एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक, ठीक है। तो वो भी चार्ज पार्टिकल यही डायरेक्शन में जाना चाहता था, बट उस पर कोई फोर्स लगेगा, इसलिए वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे एक मुड़ जाएगा, ठीक है। तो उस पर कौन सा फोर्स लगा, उस पर कोई ऐसा फोर्स लगेगा, इसलिए तो वो यहाँ पे मुड़ा। क्या रहा है, वरना वो कहाँ पे जाना चाहता था, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहता था, ठीक है।
और यहाँ पे तो वो फोर्स कौन सा लगाएगा भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा सकती है क्या? अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगा सकती है, क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर का टोटल चार्ज तो क्या है, जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है, इसलिए वो मीन्स के ए चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगा सकती। बट ए चार्ज पार्टिकल मीन्स के स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल नहीं था, उसके पास एक वी वेलोसिटी भी अवेलेबल थी। ओके, ध्यान आपने हमने क्या दूसरा देखा कि भाई हमने यहाँ पे करंट का फ्लो मीन्स के जो हो रहा था वो हमने बंद कर दिया, करंट का फ्लो हमने बंद कर दिया। ध्यान पर हमने देखा तो वो चार्ज पार्टिकल के स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था। तो हमारा क्या मीनिंग हुआ कि भाई जैसे हमारा मीन्स के इसमें से हम करंट का फ्लो हम स्टार्ट करेंगे तभी ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा। ये चार्ज पार्टिकल कब मुड़ सकता है, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं तब, मीन्स के हम करंट का फ्लो करवाते हैं तब। ठीक है, तो हमको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ओस्टेड ने देखा था। ओके, ध्यान पर हम क्या करते हैं कि भाई हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं कि भाई हमारी जो ये चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी, ये चार्ज की वेलोसिटी जीरो होगी, इट इज़ अ डू नॉट अफेक्ट, डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। का तो हम उसकी वेलोसिटी जीरो कर दे, एक करंट हम यहाँ पे जीरो बना दें, का तो के चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम जीरो कर दें, तब इसमें से किसी में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, तो एक्सपीरियंस दी एनी फोर्स इज जीरो। ओके, डू नॉट एक्सपीरियंस एनी द फोर्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। बट यहाँ पे उसके पास वी वेलोसिटी अवेलेबल थी, सो दैट यहाँ पे एक फोर्स लगा और फोर्स लगा और वो क्या हो गया भाई, टर्न हो गया। इज टर्न्स एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्न्स एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, बट ये कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज तो आपका क्या है, जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है, इसलिए इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ओके, तो ऐसा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल को क्या हुआ, यहाँ पे एक बैन हुआ। ख्याल आया आपको, एक चार्ज पार्टिकल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था, बट उसकी अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को मीन्स के फोर्स लगाती है। क्या है आपको, एक चार्ज पार्टिकल के पास वी वेलोसिटी अवेलेबल थी, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने से बदले यहाँ पे ऐसा टर्न हो गया। ठीक है, अगर ये चार्ज पार्टिकल के पास वी वेलोसिटी नहीं होगी तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, चार्ज पार्टिकल के पास वी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर उसके पास वी वेलोसिटी होगी तब भी उस पर फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स लगा, वो फोर्स कौन लगा रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रही थी। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ नहीं, किसने फाइंड आउट किया, ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट उसने बहुत बार किया और ध्यान पर उसको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तब उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुई, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो हम बोल सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या, इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी तब हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आपका जो चैप्टर है ना फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, 4, 5, 6, ऐसे एक सीक्वेंस में ही चैप्टर है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया, देन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया, देन पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाती है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इसलिए वो चैप्टर नंबर 4 है। क्या लाया, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और मैग्नेटिक फील्ड किसको इफेक्ट करती है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को इफेक्ट करती है। क्या लाया, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को इफेक्ट करती है। ओके, बट जो ओस्टेड जो काम कर रहा था ना, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग वो काम कर रहा था। बट ओस्टेड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पहले तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर ली थी। कैसे फाइंड आउट कर ली थी कि भाई ऐसा हमारे नेचर में एक स्टोन अवेलेबल था, उस स्टोन को हमने नाम दे दिया था मैग्नेट। ख्याल आया, वो स्टोन को हमको क्या नाम दे दिया था, मैग्नेट। के भाई मैग्नेट के पास ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक अवेलेबल थी, वो क्या बना सकती थी, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बना सकती थी। वो एक अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बनाती है। और मैग्नेटिक के पास एक दो प्रॉपर्टीज होती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट उसके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, और दूसरा वो एक आयन पार्टिकल्स को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, एक आयन पार्टिकल को वो अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैग्नेट अवेलेबल है, और मैग्नेट को हमने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी पे ऐसे हमने लटका दिया। ओके, तो मैग्नेट क्या करती है, तो पहले एक थोड़ा टाइम पे वो टर्न हो रही थी, ध्यान पर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गई, एक स्टेशनरी कंडीशन पे आ गई। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी थी कि भाई ये जो हमारा एन था ना, वो एक नॉर्थ तरफ की डायरेक्शन में जा रहा था। ध्यान पर ये हमारा एन एक साउथ टूवर्ड्स जा रहा था।
तो हमारा जो मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट एक डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। वो स्टेबल कहाँ पे होती है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे स्टेबल होती है। वो क्यों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे स्टेबल होती है वो हम चैप्टर नंबर 5 में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी उसके पास क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी उसके पास ऐसी थी कि भाई जब हम यहाँ पे कोई एक आयरन पार्टिकल्स को हम लाते, आयरन पार्टिकल्स को जब हम यहाँ पे लाते तो आयरन पार्टिकल्स को क्या कर लेती थी? वो अपनी तरफ वो खींच लेती थी। क्यों? यहाँ पे देखिए कि भाई बिना कांटेक्ट है, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं करवाया, वो कांटेक्ट नहीं करवाया तब भी वो अपनी तरफ वो खींच लेती है। तो ये उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी अराउंड वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुई है। वो इफेक्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मैग्नेट के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी? तो भाई मैग्नेट एक डायरेक्शनल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही थी, देन आफ्टर वो अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से वो एक आयरन पार्टिकल्स को क्या कर रही थी? अपनी तरफ में इसके अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, इट इज बिना कॉन्टेक्ट का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट, ओके। तो ये जो फोर्स लगा रही है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक दूसरा भी हमने एक देखा कि हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल होती है। वो मैग्नेटिक नीडल कैसे होती है? देखिए ऐसी, ये हमारा साउथ पोल, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ऐसे हमने सस्पेंड किया हुआ होगा। और ऐसा हमने एक डिवाइस बना लिया, वो डिवाइस का नाम हम जानते हैं कि भाई कंपास हम उसको बोलते हैं। डायरेक्शन देखने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक कंपास बोल सकते हैं, ठीक है। देन आप ये मैग्नेटिक नीडल भी क्या एक मैग्नेट के स्टोन में से बनाया हुआ है, ओके। जब हम यहाँ पे एक नॉर्थ पोल लाते हैं, ओके, दूसरा मैग्नेट हम लाया और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल टूवर्ड्स किया, तो मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा? डिफ्लेक्शन बता के यहाँ पे एक साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो डिफ्लेक्स हो गई, हमारी मैग्नेटिक नीडल ऐसे टर्न हो गई और यहाँ पे साउथ पोल आ गया और यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो मैग्नेट था तो वो भी क्या कर रही थी? अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। वो भी मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही है? अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी? अट्रैक्ट। तो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल तो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमको मालूम पड़ा कि भाई ये जो हमारा मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास भी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती है, ओके। कि भाई दूसरा हमने क्या स्टडी किया कि भाई ओस्टेड ने क्या बता दिया कि भाई ओस्टेड ने तो कोई अलग ही बताया कि भाई ये तो हमारा कोई मैग्नेट नहीं है, ये तो हमारा कोई मैग्नेट नहीं है। देन आपने ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था कि भाई वो एक टेबल पे ऐसी कोई उसके पास कोई क्लोज सरफेस अवेलेबल थी, कोई एक क्लोज सर्किट उसके पास ऐसी कोई एक क्लोज सर्किट अवेलेबल थी। ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, और उसका यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा वी पोटेंशियल। और यहाँ पे उसने एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी उसके टेबल पे, यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक नीडल अवेलेबल थी ऐसी, ओके। ऐसे कोई एक कंपास अवेलेबल था और यहाँ पे उसने एक स्विच लगाया हुआ था, और जैसे ही वो स्विच को स्टार्ट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ऐसे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती थी तब यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को देखता था, वो मैग्नेटिक नीडल क्या कर रही थी? यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही थी। और मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है? हमने यहाँ पे देखा जब हम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तब। तो यहाँ पे तो हमने कोई मैग्नेट ही नहीं लाया, तब भी यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। और मैग्नेटिक नीडल क्यों डिफ्लेक्ट होगी? कि भाई जब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा तब, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आया हुआ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किसने प्रोड्यूस कर लिया? कि भाई जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है? अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, और अपने अराउंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और ये मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ वो खींच लेगी, ठीक है। और दूसरा उसने क्या देखा कि भाई उसने क्या कर लिया? अभी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले मैग्नेटिक नीडल ऐसी जा रही थी, ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, देन पर उसने क्या कर दिया? ये नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया। देन पर उसने मैग्नेटिक नीडल को देखा वो इसी तरफ डिफ्लेक्शन हो रही थी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है, ख्याल आया आपको? कि भाई वो करंट मीन्स कि आपकी इस तरफ जा रही थी तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो वो भी मैग्नेटिक नीडल क्या होने लगी? डिफ्लेक्शन बनाने लगी। मीन्स के यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हुआ तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया? जब आपके कोई एक क्लोज सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट आप पास आउट करवाएंगे तब उसकी अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है? कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ख्याल। बट ये जो कंडक्टर है इज कंडक्टर इज नॉट मैग्नेट, ख्याल। तो उसका हमने रूट ऑफ मैग्नेटिज्म हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एक मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये जो हमारी क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट में हमारी करंट का फ्लो होगा, तो करंट हम बेसिक क्या मानते हैं? कि भाई कोई एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है, उसको हम क्या मानते हैं? एक करंट मानते हैं,
चलाया। ओके, तो यहाँ पे भी एक फ्लो हो रहा है। देन आफ्टर हमने क्या देखा था, हमारे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, उसके पास भी वेलोसिटी अवेलेबल है, तो वो भी चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। वो भी चार्ज पार्टिकल क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो हमारी जो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होगा तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसलिए यहाँ पे फोर्स लगा और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे टर्न हो गया। क्या आया, और टर्न क्यों हुआ, क्योंकि उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा। वो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमको अभी मालूम पड़ा कि भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मीन्स के सोर्स कौन सा, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। क्या है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के भाई हमारी सर्किट में भी एक चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है और ए भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट किसको करेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल को। और बनाती कौन है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन सा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती कौन है, मास एलिमेंट बनाती है। जिसके पास भी मास एलिमेंट अवेलेबल है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। तो वो इफेक्ट किसको करती है, एक दूसरा मास पार्टिकल को, एक दूसरा मास पार्टिकल पर वो फोर्स लगाएगी। और वैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा ना कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे किसके कौन से पार्टिकल पे वो फोर्स लगाएगी, दूसरा चार्ज पार्टिकल्स पे। तो ऐसे तो यहाँ पे है कि भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। तो ये हमारी सर्किट में भी चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और ये भी हमारा चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगा और ये टर्न हो गया। ख्याल आया आपको। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन किया वो ऑब्जर्वेशन एक ओस्टेड ने किया। और ये जो मैग्नेट वाला जो फिनोमिना है वो मैग्नेट वाला फिनोमिना, तो ये जो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट से पहले से अलग था। इसलिए हमारी जो फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ब्रांच होती है और मैग्नेट की ब्रांच है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ब्रांच है, और सभी पहले डिफरेंट ब्रांच होती थी। तो पहले तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो अवेलेबल थी, पर वो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या मानते थे कि एक मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट ही प्रोड्यूस कर सकता है। देना पर हमको मालूम पड़ा कि भाई ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम पड़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारी जो मैग्नेट है वो एक इसके रिलेटिव है, वो कोई उसकी रिलेशनशिप उसके साथ है कि भाई जब हम हमारी सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस करेंगे तब उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसा हमको कब मालूम पड़ा, जब ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया तब हमको मालूम पड़ा, ठीक है। ओके, तो देखिए कि भाई यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स टर्न हो रही है, और टर्न क्यों होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए टर्न होगी। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी इसलिए यहाँ पे एक टर्न हो गया। तो भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से हम टर्न नहीं करवा सकते क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम टर्न करवा सकते हैं। कैसे हम टर्न करवाएंगे, देखिए कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, देन आफ्टर हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल्स को लाए, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लाए, उसके पास वी वेलोसिटी अवेलेबल थी और उसको हमने यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक करवाया, उसके पास वी वेलोसिटी अवेलेबल है। बट वो चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे जाना चाहता था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पे जाने चाहे थे, ठीक है, क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना। बट वो ऐसे गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या अवेलेबल थी, एक वी वेलोसिटी अवेलेबल थी, वी वेलोसिटी अवेलेबल थी, इसलिए वो ऐसे पाथ में वो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टर्न हुआ ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टर्न बनाती है, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड टर्न कैसे बनाती है, देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक स्टेट कंडक्टर रख दिया, और स्टेट कंडक्टर हमने कैसे रखा, उसकी स्टेट कंडक्टर में से हमने करंट को पास आउट करवाया। वो करंट मिस्टेक कौन सी डायरेक्शन में जाती थी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आपको मालूम है वो डॉट पॉइंट क्या इंडिकेट करती है, डॉट पॉइंट, ये जो हमारा प्लेन है ना, तो प्लेन के पास ओनली फॉर 2 सरफेस मीन्स के 2 डायरेक्शन अवेलेबल होती है। वो डॉट क्या बताती है, थर्ड डायरेक्शन, ऐसी वो डायरेक्शन बताती है, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन में तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंडक्टर में से ऐसे पास आउट होगा, बट हमने कंडक्टर को ऐसे रखा है। तो उसकी अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, देन अपन ने क्या किया कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है, उसके पास एक वी वेलोसिटी अवेलेबल थी, वो चार्ज पार्टिकल उसकी अराउंड ऐसे रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे। ओके, ये चार्ज पार्टिकल्स ने ऐसा रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया एक वी वेलोसिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे एक टर्न हुआ, तो यहाँ पे दूसरा टर्न हुआ, तीसरा, चौथा, और ऐसे उसने एक पूरा चक्कर लगा दिया। बट यहाँ पे अब देखिए कि भाई वो जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो चार्ज पार्टिकल्स ने एक ही बार टर्न किया और ऐसे एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चले गए। तो यहाँ पर वो वापिस यहाँ से ऐसे टर्न नहीं होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक ही टर्न होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो फोर्स का इक्वेशन क्या आती है, F = QE आती है। तो वो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। एक्सेलरेशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। बट यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, इसके रिवॉल्यूशन कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्यूशन कर रही है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। कि भाई हमको कोई भी एक पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा हमको मालूम क्या पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई 3 चीज़ हो सकती है। कौन कौन सी 3 चीज़ हो सकती है, का तो को ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो सकता है, का तो को ऑब्जेक्ट का डिएक्सेलरेशन हो सकता है, का तो को ऑब्जेक्ट अपनी खुद डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट है वो चार्ज पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज किया और एक्सेलरेशन भी करना स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करती है, एक्सेलरेशन लगाती है। और मैग्नेटिक फोर्स बिना एक्सेलरेशन को अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, ओनली फॉर क्या करती है, डायरेक्शन को। तो यहाँ पे जो फोर्स अपनी जो मैग्नेटिक फोर्स आपकी फाइंड आउट हुई, वो मैग्नेटिक फोर्स का आपने यूज़ क्या कर लिया, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने यूज़ कर लिया। कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पहले स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था, बट उसको आपको मुड़ना है, इसलिए आपने उस पर फोर्स लगाया। वो कौन सा फोर्स लगाया, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया। मैग्नेटिक फोर्स लगाने से वो एक टर्न करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसने यहाँ पे तो टर्न किया, बट देन आफ्टर वो एक एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई चेंज इन वेलोसिटी लिख सकता हूँ। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द क्रिएट एक्सेलरेशन ओके। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो हमारी जो करंट है वो करंट यहाँ पे करंट हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल ऐसे हमारा मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो एक्सेलरेशन, ओके। तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्टेड ने फाइंड आउट करके बताया था कि भाई हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई, एक इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस हुई। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट अवेलेबल थी, वो सर्किट में हम इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवाते, तब हमारा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सीधी डायरेक्शन पे नहीं गया, बट वो यहाँ पे ऐसे एक टर्न हो गया। और क्यों टर्न हुआ होगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। ओके, वो फोर्स कौन लगा रही थी, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रही थी। वो फोर्स किस पे लगाती है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे ही लगाती है, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स पे नहीं लगा रही थी। और हमने कंडक्टर जो कंसिडर किया हुआ था उसका नेट चार्ज भी 0 था, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बना सकती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने क्या देखा, एक दूसरा भी हमारे पास स्टोन अवेलेबल होता है, उसको हमने नाम दे दिया था मैग्नेट। और मैग्नेट के पास भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है, अपनी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। ओके, तो जब हमको कब मालूम पड़ेगा कि भाई ये हमारा मैग्नेट है और दूसरा ये हमारा मैग्नेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक कंपास को ले आएंगे और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मीन्स के कोई एक मटेरियल को हमने यहाँ पे रख दिया, देना पर हम देखते हैं कि भाई हमारी जो मैग्नेट नीडल है वो कोई डिफ्लेक्शन बता रही है। अगर वो डिफ्लेक्शन नहीं बता रही तो हमने क्या मान लें कि भाई ये हमारा मीन्स के मैग्नेट नहीं है। देना पर हम दूसरा मैग्नेट लाते हैं, कोई एक दूसरा मीन्स के कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नेट के साथ सामने रख दिया और हमारी मैग्नेटिक नीडल एक रिफ्लेक्शन बता रही है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो एक मैग्नेट है, ऐसा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप मैग्नेटिक नीडल से उसको आप चेक कर सकते हो कि भाई एक मैग्नेट है या मैग्नेट नहीं है। ओके, तो आपको मालूम पड़ा कि भाई मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन बताती है, जब उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तब वो डिफ्लेक्शन बताती है। तो ऐसा ओस्टेड ने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि भाई यहाँ पे उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल थी, जैसे ही उसने करंट को फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन बताना स्टार्ट कर दिया। तो हमको मालूम हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या बना सकती है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या फाइंड आउट हुआ, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। देन आफ्टर ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे टर्न हुआ, तो टर्न ओनली फॉर मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर वन ही टर्न बना सकती है, वो एक सर्कुलर मोशन नहीं बना सकती है। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, एक सर्कुलर मोशन बनाएगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम मैग्नेटिक फील्ड की मिसके का डेफिनेशन हम लिखते हैं। ओके, देन आफ्टर हमने जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की उसके हम डेफिनेशन हम लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया कि भाई व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज अ करेक्टरिस्टिक, वह क्या है, एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक है इन अ स्पेस ड्यू टू द विच अ मूविंग चार्ज द एक्सपीरियंस अ फोर्स एट द राइट एंगल टू इट एंड देन इट टर्न्स। ख्याल आया। वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी
वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी, बट उस पर यहाँ पे एक राइट एंगल में एक फोर्स लगा, ठीक है, एक राइट एंगल में फोर्स लगा, तो ऐसे एक टर्न होना स्टार्ट हो गई। तो हमारा जो मूविंग मीन्स के जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका जो सोर्स है वो सोर्स कौन सा है, कि मूविंग चार्ज पार्टिकल है, और वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे वो अपना फोर्स लगाती है। वो फोर्स कैसे लगाएगी, राइट एंगल पे लगाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन द स्पेस ड्यू टू विच अ मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स एट राइट एंगल। ए मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है एक राइट एंगल पे, और एक क्या करने लगती है, एक टर्न करने लगती है, ठीक है। ओके, ध्यान पर ये जो यहाँ पे फोर्स लगा, वो फोर्स कितना लगा, कि भाई 1 न्यूटन का फोर्स लगा या 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। वो फोर्स भी हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान पर हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे टर्न कर रही है, वो कितने फोर्स से टर्न कर रही होगी, ठीक है। वो हम ये जो यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, तो वो करंट का फ्लो से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे वो अपने फोर्स लगाती है। वो फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी वो हमको मेजरमेंट करना है। अगर वो फोर्स लगा रही है तो फोर्स की क्वांटिटी है, तो वो फोर्स की क्वांटिटी किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मीन्स के वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, वो भी हमको देखना है। देना पर वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है, वो भी हमको देखना है, ठीक है। तो हमको ये दूसरा हमको एक फोर्स फाइंड आउट करने के, फोर्स की मीन्स के क्वांटिटी कितनी होगी, अमाउंट ऑफ द फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। ओके, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो हमको मालूम था कि भाई हमारे जो फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है, जब हमारा मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होता है तब। अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी कंडीशन पे है तो वो टर्न नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंडेंट। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देना पर हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम थी, बट दोनों पे जो फोर्स लग रही थी वो फोर्स की क्वांटिटी डिफरेंट थी, बिकॉज वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिफरेंट थी। डिफरेंट लोकेशन पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो हमारा जो फोर्स है वो फोर्स एक दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। देन अपन में वो भी हमने देखा कि भाई पहले हमने एक 1 यूनिट कूलम चार्ज हमने लिया, मीन्स के 1 कूलम चार्ज हमने लिया तो उस पर कोई फोर्स लग रहा था। देन अपन हमने एक 5 कूलम का चार्ज लिया, तो 5 कूलम का चार्ज लिया तो वो फोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो हमारे फोर्स की वैल्यू किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, एक चार्ज की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। आपने देखा कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, एक तो मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स एक वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। देन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे बना लिया, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के, हमारे पास एक क्लोज सर्किट अवेलेबल थी, इसमें से हमने करंट का फ्लो करवा दिया, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बन गया। वो जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक फोर्स की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। देन आफ्टर एक जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हम जो मूविंग करना चाहते हैं वो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की क्वांटिटी पे भी वो डिपेंडेंट है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उस पर फोर्स ज़्यादा होगा। देन अपन हमने एक जनरल इक्वेशन बना दिया कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB, बट ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे K लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। एक कांस्टेंट को हम 1 कर सकते हैं। क्यों 1 कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में एक न्यू क्वांटिटी को लॉन्च कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स को हम लॉन्च कर रहे हैं। जब आप न्यू क्वांटिटी को लॉन्च कर रहे हैं तो आप एक एडवांटेजेस ले सकते हो। कौन सा एडवांटेजेस, आप एक कांस्टेंट की वैल्यू को एक 1 कर सकते हो। और कांस्टेंट की वैल्यू को आप 1 कैसे करेंगे, देखिए कि भाई ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है और मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की क्वांटिटी हम 1 कूलम ले लेंगे। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन आफ्टर वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी हम क्या रखेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड, मीन्स के 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस ट्रैवल हम करवाएंगे 1 मीटर जितना, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड B, ये B का ये जो B है ना, ये B हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। क्या लाया, B क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। ओके, तो B इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1। देन आफ्टर जो इस पे जो फोर्स लगा, तो हमने फोर्स को फाइंड आउट किया, तो उस पर फोर्स कितना लगा, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन का लगा, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, 1। चला है, तो देन K इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, एक 1 कूलम का चार्ज लिया और उसको हमने वेलोसिटी दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड, मीन्स के वो मोशन में था, 1 मीटर पर सेकेंड के मोशन में था। देन आफ्टर हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको लाया, तो तब उस पर एक फोर्स लगा F इज इक्वल टू 1 न्यूटन का।
तो हमने क्या मान लिया कि भाई के की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तब भी उस पर फोर्स लगेगा ना 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का फोर्स कब लगता है, जब के की वैल्यू 1 होती है तब। ठीक है, तो हमने के की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो हमारा इसका फोर्स का इक्वेशन क्या फाइंड आउट हुआ, F इज इक्वल टू QVB फाइंड आउट हुआ। बट ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। क्यू तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और देन आफ्टर यहाँ पे बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि आपने देखा कि भाई आपका एक चार्ज पार्टिकल्स था, एक बी वेलोसिटी के साथ ऐसे जा रहा था, तब उस पर फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रही थी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है तब आप इसके स्केलर एडिशन नहीं कर सकते, आप वेक्टर एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ओके। बट उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ मॉड QVB साइन थीटा, ये साइन थीटा एंगल है, वो थीटा एंगल किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की भी इसका एंगल पे वो डिपेंडेंट है। अगर आपने परपेंडिकुलर नहीं रखा है, यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि भाई ऐसे आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो क्रॉस सिंबल है वो क्रॉस सिंबल का क्या मीनिंग होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, गोइंग इनसाइड पेपर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड पेपर है, और आप चार्ज पार्टिकल को यही वेलोसिटी के यही डायरेक्शन आपकी एक वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी वी वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस है, और आपके एक गोइंग इनसाइड मींस के एक जेड एक्सिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की इसका मींस के जो एंगल बना वो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। ठीक है, ओके। तो साइन 90 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अब साइन 90 इज इक्वल टू आप 1 लिख सकते हो ना। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, QEB जितना फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए यहाँ के वेक्टर का आपको एडिशन इसके मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आती है, के कैप। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है V इज इक्वल टू आई कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वाई कैप आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो उस पर कोई फोर्स लगेगा, वो कोई वाई डायरेक्शन में लगने वाला है। चला या मीन्स के एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक वी वेलोसिटी आपकी है, और उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका यही डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, ओके। तो आपका जो फोर्स यही डायरेक्शन में लगेगा, वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे टर्न होगा। ध्यान आप ऐसे टर्न हुआ तो आपका फोर्स एक वापस यही डायरेक्शन में लगेगा, तो वापस वो टर्न होगा। तो मीन्स का आपका जो फोर्स लगता है ना, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ओके, ये थीटा एंगल क्या होती है, दिस थीटा एंगल इज बिटवीन द V एंड B। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा एंगल इज एंगल बिटवीन V एंड B, उसकी भी इसका वो एंगल बता रही है। यहाँ पे आप एंगल कुछ भी रख सकते हो, बट आपको पैरेलल नहीं रखना है। अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एंगल बनाना पड़ेगा, कादो का आपको एक परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। जब आप परपेंडिकुलर रखते हो तब आपका फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, जना पर हमको यहाँ पे तो क्या फाइंड आउट करना था, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी हमको फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B होती है ना। तो हमको B फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है, तो ए इक्वेशन में से हम B को क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, F/QB साइन थीटा होगा। ठीक है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को हमको डेफिनेशन बनानी है। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल्स को 1 कूलम हम कंसिडर कर लेते हैं। देन आफ्टर उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा एंगल भी कितना था, 90 डिग्री। थीटा एंगल 90 डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मीन्स के दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स के 1 हो जाएगा। तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप उसकी भी डेफिनेशन आप बना सकते हो। ये इक्वेशन की रिस्पेक्ट में आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे, देखिए कि भाई यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, चार्ज पार्टिकल इज 1 कूलम, उसकी वेलोसिटी भी हमने 1 मीटर पर सेकंड रख दिया, और दोनों की भी इसका एंगल भी हमने परपेंडिकुलर रख दिया। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब वो जो चार्ज पार्टिकल जो जितना एक्सपीरियंस फोर्स लगेगा, इतनी उसकी क्या मानेंगे, उसकी इंटेंसिटी हम मानेंगे। अगर फोर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए मैं यहाँ पे एक उसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट अ लोकेशन, वो एक लोकेशन पे डिपेंड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट थी, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स, इज इक्वल्स टू फोर्स, आप देख रहे हो यहाँ पे B इज इक्वल्स टू F, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ लोकेशन इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, वो किस पे डिपेंडेंट होगा, एक मूविंग चार्ज पे डिपेंडेंट होगा, पर उसका चार्ज हमने क्या कंसिडर कर लिया, 1 कूलम हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, 1 कूलम एंड मूविंग विथ वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी हमने क्या कंसिडर कर ली थी, मूविंग विथ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हमने इसका कंसिडर किया था 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसको हमको कैसे ले जाना है, एक राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड ले जाना है, तब भी आपका थीटा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू एट द लोकेशन इज इक्वल्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स बाय द पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज इज 1 कूलम, उसका चार्ज हमने क्या कंसिडर किया, 1 कूलम, और द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड इज द राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगी, एक फोर्स जितनी होगी, ओके। तो यूनिट ऑफ B क्या होगा, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है, तो फोर्स का तो हमने यहाँ पे एक फोर्स का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, F इज इक्वल टू QV, दिस फोर्स इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको फोर्स की क्वांटिटी मीन्स कि आपका डिफरेंट डिफरेंट बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, बट ये फोर्स आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास कोई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हो, तब आप कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल्स को एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में आप ले जाते हो, परपेंडिकुलर आप ले जाते हो, ठीक है, तब उस पर फोर्स कितना लगेगा, QV लगेगा, बट आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल आप जब ले जाते हो तब उस पर फोर्स कितना लगने वाला है, 0 लगने वाला है, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होने वाली है, साइन 0, जब आप पैरेलल ले जाएंगे आप चार्ज पार्टिकल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन AC है और आप चार्ज पार्टिकल को भी यही डायरेक्शन में आप ले जाते हो V वेलोसिटी के साथ, तो उसके लिए उसका जो एंगल होगा, उसकी भी इसका जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की भी इसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, मैग्नेटिक कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट आपको ऑलवेज क्या करना है, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, तब उस पर फोर्स लगेगा QV जितना, ओके। तो और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, बट यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड आउट कर लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड B, तो मैग्नेटिक फील्ड B का क्या यूनिट होता है, टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ B इज टेस्ला, ठीक है, ओके, इन SI सिस्टम, SI ये यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट हमारा मीन्स के टेस्ला है, ओके। तो 1 टेस्ला की हम भी डेफिनेशन बना सकते हैं, कैसे, कि भाई B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा, ऐसा हमारा इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, F इज इक्वल टू 1 न्यूटन हम कर लेंगे, Q इज इक्वल टू B 1, देन आफ्टर B इज इक्वल टू B 1, और थीटा इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे 90 डिग्री, देन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी हम डेफिनेशन हम बना सकते हैं, देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1 टेस्ला, 1 टेस्ला की हमको डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, 1 टेस्ला कब होगी इंटेंसिटी उसकी, वो हमको बतानी है, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, हमको चार्ज कौन सा कंसिडर करना है, 1 कूलम का कंसिडर करना है, ठीक है, 1 चार्ज कूलम एक्सपीरियंस अ फोर्स, और 1 कूलम चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन, ठीक है, वाइल द मूविंग विथ वेलोसिटी, उसको हमको मूव करना पड़ेगा तब भी उस पर फोर्स लगेगा, मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू B, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 1 टेस्ला की डेफिनेशन में क्या बना लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1 टेस्ला, कब होगी, if a charge of 1 coulomb experience a force is 1 newton while the moving with velocity of 1 meter per second at the right angle to B, okay।
तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की कौन कौन सी हमने डेफिनेशन बनाई। पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी डेफिनेशन बनाई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ओके, तेना पर हमने क्या किया कि भाई द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल while the moving charge is the 1 coulomb and moving the velocity is the 1 meter per second at the right angle to magnetic field. ओके, तो ऐसे हमने एक 1 टेस्ला की भी बना लिया। सभी के पार्टिकल को आपका क्या करना है कि भाई 1 यूनिट आपको कंसीडर करना है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी 1 टेस्ला बनेगी। एक मीन्स के ईजी है सभी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया, एक मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। वो मैग्नेटिक फोर्स की क्वांटिटी हमको क्या मिलेगी, F इज इक्वल टू QEB जितनी मिलेगी, और QB क्वांटिटी से वो क्या करने लगेगा, ऐसे एक सर्कुलर मोशन में रोटेशन करना स्टार्ट करेगा। ओके, तेना पर हमको नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में हम देखने वाला है कि भाई उसके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम देखने के, ठीक है। ओके।